गले का चलिए, तो इंटरनेशनल योगा डे से एक रैंडम क्वेश्चन के इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून। ठीक है, सबको पता हो। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो ध्यान से सुन लिए। काम दे रहा हूं और गारंटेड है कि क्वेश्चन ना आए तो बता देना। पहली चीज, इससे इंटरनेशनल योगा डे से क्या क्वेश्चन बनता है? पहला तो कब मनाया जाता है तो पता लग गया आपको। इसकी थीम क्या होती है हर साल? अब जैसे इस साल मनाया जाएगा, जून चल रहा है ना, तो 21 जून आएगा, तो 21 जून 2022 जो योगा डे मनेगा उसकी थीम क्या है? पहली चीज बिल्कुल रटी होनी चाहिए। दूसरी चीज, थीम कौन सी याद हो? लास्ट ईयर की और करंट ईयर की। आपको दोनों ईयर्स की थीम याद हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 21 जून 2022 का ही पूछे, 2021 का भी पूछ ले, तो दोनों ईयर की थीम आपको पता हो। दूसरा, आप देखते हो कि योग हमारे देश का फेमस आर्ट है, तो योग गुरु जो योगा को लेकर आए वो कौन थे? पतंजलि, जिन्हें योग दर्शन के फाउंडर के रूप में भी जाना जाता है, योग फिलोसफी के फाउंडर पतंजलि। पतंजलि का हेड कौन है इस टाइम? बाबा रामदेव। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। पतंजलि का हेड बाबा रामदेव, पतंजलि ने योग की स्थापना करी, तो भारत की योग नगरी किसे कहते हैं? बताएं। हरिद्वार। तो हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड, या हरिद्वार कह लीजिए। अरे वो हरिद्वार, उत्तराखंड, ऋषिकेश सब उसी में ही आ जाता है। ठीक है, मेन कॉमन यूके ही आता है, तो वो लगा लोगे आप ऑप्शन। हाँ, अगर हरिद्वार ऋषिकेश में आता है तो ऋषिकेश लगाओगे आप। अगर हरिद्वार के ही सारी सिटीज डाल दी तो ऋषिकेश लगाओगे। ठीक है, अब देखो यहां से योगा हो गया, तो पहले थीम से याद रखोगे। दूसरा, आप ये देखते हो कि हमारे देश में बीजेपी योगा को बहुत ही एक एज ए फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है। तो हर साल वो योगा के लिए कहीं ना कहीं पर्टिकुलर किसी जगह पर मोदी जी बैठकर योगा करते हैं। तो जहां पर वो बैठकर योगा करते हैं वहां पर एक बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। तो पहली चीज कि कहा इस बार पीएम मोदी कहां पर योगा सेलिब्रेट करेंगे 21 जून को? कहां पर वो करेंगे? क्या वो अपने देश में करेंगे या अपने देश से बाहर करेंगे? समझ आ गई बात? तो उसी तरीके से कहा ये 21 जून का जो योगा डे है सेलिब्रेट होगा, तो वही आ क्वेश्चन कि लास्ट ईयर कहां हुआ था और करंट ईयर कहां होगा। इट इज योर ड्यूटी टू फाइंड इट आउट। समझ आ रही बात? पहला, थीम क्या है, लास्ट ईयर की क्या है और अब की क्या है, क्योंकि ये टोटली करंट अफेयर है। समझ आ रही बात? उसके बाद कहां होता है, मैं क्वेश्चन का एक पैटर्न बता रहा हूं कि क्वेश्चन कहां कहां से बनता है। आपको सिर्फ ये नहीं याद करके जाना कि 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। योगा के सराउंडिंग्स जितने भी क्वेश्चन हैं आसपास के, सब आपको पता होने चाहिए। योगा का नाम आते ही ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में फ्रिक्शन ऑफ सेकंड रिकॉल हो जाने चाहिए। समझ आ गई बात? अच्छा, फिर आप देखो कि अगर इसके अलावा कोई होस्ट नेशन है जिसने योगा डे को सेलिब्रेट करने के लिए कोई डिक्लेरेशन की है, तो ये हो गया हमारा एडिशनल क्वेश्चन। क्योंकि कई बार हो जाता है, जैसे अभी पिछली बार मॉरिशस, 2019 की बात है शायद, मॉरिशस ने इंटरनेशनल योगा डे पर पीएम को इनवाइट करा था अपने यहाँ पर योगा करने के लिए। तो होस्ट नेशन, अब जैसे प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगता है, गुड़गांव में भी फेयर लगता है। कौन सा? हैंडीक्राफ्ट मेला लगता है ना, हस्तशिल्प उद्योग मेला लगता है गुड़गांव में। तो वहां पर क्या होता है, एक पार्टनर नेशन होता है और एक होस्ट नेशन होता है। उस फेयर को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है और उसका पार्टनर मेंबर कौन है। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पर 21 जून में कोई होस्ट नेशन है तो वो आपका एडिशनल क्वेश्चन हो जाएगा। अदरवाइज ये दो क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा मेन है कि थीम क्या है और वो कहाँ होगा। कहाँ होगा का मतलब पीएम
इस बार, क्योंकि पर्टिकुलरली पीएम पर ही फोकस होता है। ठीक है, और लास्ट इसका जो सेक्शन है वो ये कि इंटरनेशनल योगा डे कब से स्टार्ट हुआ। इंटरनेशनल योगा डे यानी 21 जून को योगा दिवस मनाने की घोषणा कब से हुई। तो कब से अगर हमें पता है कि मान लो 2015 से, जैसे भाई बता रहा है कि इंटरनेशनल योगा डे 2015 से फॉर एग्जांपल मनाया जा रहा है, तो 2022 आ गया, तो 22 में कौन से नंबर का योगा डे मनाया जाएगा। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ 2022 में इंटरनेशनल योगा डे कौन सा नंबर का मनाया जा रहा है, तीसरा चौथा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, 2020 में, अरे मैं 15 का रेफरेंस दिया, तो 16 का रेफरेंस दिया, 17 का रेफरेंस दिया, कुछ भी दे लो, तो जो एक्चुअल डेट होगी क्योंकि लिख दिया ना कब से, तो नाउ इट इज योर ड्यूटी टू चेक इट आउट कि कब से मनाया जा रहा है, उसके हिसाब से देख लो। समझ आ गई ना बात। तो ये 4 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं इस टॉपिक से। अच्छा, अब देखो, जून में 2 ऐसे इवेंट हैं जो सबसे ज्यादा फेमस होते हैं। पहला इंटरनेशनल योगा डे, और दूसरा जो कल आ रहा है। कल क्या है? 5 जून को क्या मनाया जाता है? गोबर खा ले, अर्थ डे। पर्यावरण दिवस कल क्या है? और हमारी पूरी दुनिया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए देख ही रहे हो कितना सेंसिटिव है। तो हमारे जून के महीने में सबसे बर्निंग दो डे होते हैं, वो 21 जून और ये 5 जून। अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, समझ आ गई? समझ आ गई बात। तो ये है एनवायरमेंट डे, और वो है कब? कल। तो उस पर भी वही क्वेश्चन, ये वाला, कि एनवायरमेंट डे की थीम क्या है, लास्ट ईयर क्या थी और इस ईयर क्या है। तो कल है 5 जून, तो आप देख लेना कि 5 जून को एनवायरमेंट डे पर क्या, क्योंकि कल नोटिस, न्यूज़पेपर, एडिटोरियल्स कुछ भी पढ़ोगे उसमें सब इसी के बारे में बताया जाएगा। किसको? किसको? तो कब दी थी पता? 2019 में, 2021 में, 2018 में, 2020 में, कब दी थी? तो वो किसको पता होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलो, आपका आंसर क्या है? तो मेघ से मतलब बादल, और बादल किसके लिए दूत होते हैं? किसानों के लिए। और ऑप्शन में और क्या क्या है? तो कॉमनली ये तो लगा लोगे। तो इट वाज जस्ट ए रैंडम क्वेश्चन रिलेटिंग टू द टेक्नोलॉजी। मेघदूत है, इसके ऊपर मेघदूत ऐप के ऊपर स्कीम लॉन्च करी है, तो मेघदूत ऐप फॉर फार्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलो जल्दी। क्या है? अच्छा, इधर पड़ोस में कौन है? इधर पड़ोस में कौन है? बांग्लादेश। इधर पड़ोस में कौन है? ये है ना। तो अगला क्वेश्चन हमें ये बता रहा है, अगला क्वेश्चन हमारे डीपीएसपी से है। डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन से आर्टिकल में है? 36 से। कौन से पार्ट में है? कौन से देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? ऑप्शन का काम है यार, ऑप्शन दे तो रखे हैं तुम्हें। ऑप्शन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो आयरलैंड की कैपिटल है डब।
ठीक है, डुबनी डब, डबलिन। आयरलैंड कौन से कॉन्टिनेंट में है बताओ? आयरलैंड कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है? चल एक आधी बात तो तेरी भी सच मान लेनी चाहिए। तो यूरोप में रहे आयरलैंड। अब डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। पार्ट 4 में है, 36 से 51 में है। 36 से 51 के बीच के आर्टिकल से याद है सारे? तो उसी कुछ कुछ में से जो आर्टिकल आपका 51 है, जो आर्टिकल 51 है वो हमें ये बताता है, हमारे राज्यों को ये ड्यूटी देता है कि वो कोई भी ऐसा कानून ना बनाए जिससे कि आस पड़ोस के देशों के साथ झगड़ा, डिस्प्यूट और शांति बहाल होने में दिक्कत हो। कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा नियम ना बनाए जिससे आस पड़ोस में राड़ हो जाए। समझ में आ रही बात? इन योर टर्म्स, लड़ाई झगड़ा ना हो, यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति बनी रहे। कोशिश ये करेंगे कि कानून ऐसा बनाए जिससे शांति बढ़े, हार्मोनी, पीस बढ़े, ना कि घटे। तो आर्टिकल 51 ऑफ डीपीएसपी डिफाइंस दैट द प्रोविजन स्टेट विल मेक लॉ फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड हार्मोनी। इज इट क्लियर? चलो अब यहीं से मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ आर्टिकल 49 में क्या है, आर्टिकल 50 में क्या है? किसमें है? अच्छा 50 में सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, लाल किला को बचाने के लिए, कुतुब मीनार को बचाने के लिए सरकार कानून बनाएगी, इस तरीके के हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स को। ठीक है, तो आर्टिकल 51 क्लियर हो गया। क्या है? डीपीएसपी है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। कौन से आर्टिकल पार्ट में है? 4 में। अच्छा ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स। ये किसके लिए होते हैं? सिटीजन्स के लिए। और ये किसके लिए है? स्टेट के लिए। अच्छा अब एक बात मुझे बताना, एक कॉमन क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी क्या हो रहा है? खो खो बाद में खेल लेना, अब इधर देखो। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से एक यूनिक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज चैलेंजेबल इन कोर्ट। तो आपसे पूछा जाए कि आप किसे चैलेंज कर सकते हो, किसको लेकर कोर्ट में जा सकते हो? आप इसको लेकर कोर्ट में जा सकते हो। कोर्ट में जाने का मतलब कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो यू कैन गो टू द कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर राइट, बट स्टेट कैन नॉट यूटिलाइज द फैसिलिटी, क्योंकि ये उनको दिए गए राइट नहीं है, ये इनकी ड्यूटी है और ये इनको करनी ही पड़ेगी। और ड्यूटी नहीं करते और ड्यूटी छूट जाती है या कोई करने नहीं देता तो उसके लिए जरूर नहीं है कि वो कोर्ट में जाएंगे उसको लेकर। समझ आ गई बात? तो यहाँ पर ये राइट नहीं है, ये इनकी ड्यूटी है और ये इनको दिए गए राइट है। इनकी ड्यूटी कहां पर दी गई है? जो इनकी ड्यूटी है सिटीजन्स की, इनकी ड्यूटी कहां दी गई है? 51A में पार्ट 4A में कहां से ली गई ड्यूटीज? रशिया से। अरे लो सर, यूएसएसआर। यूएसएसआर कब सेपरेट हुआ था? 1991 में या 90 में? अब इधर कहां से ली गई? दोनों जगह से। ठीक है, कितनी ड्यूटीज ली गई? एक भी नहीं ली गई। ड्यूटी का सिर्फ कॉन्सेप्ट लिया गया था, ड्यूटी हमने बनाई है। दूसरी चीज, ये ड्यूटी क्या पहले संविधान में थी? जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, क्या ड्यूटीज थी? तो इनको जोड़ने का ख्याल कहां से आया? जब ये संविधान में नहीं थी, इनको जोड़ने का सजेशन, सुझाव, ख्याल किसने दिया? ये कहां से आया ख्याल?
या किसी को बैठे बैठे ऐसी न्यूटन की तरह सेब सर पे गिरा? न्यूटन ही था, क्या था? हाँ। तो इनको जोड़ने का ख्याल किसने आया, किसने दिया, कहां से आया, बताओ? बोलो। अच्छा, ये संविधान में कब जोड़े गए? अभी मैं बता रहा हूँ, रसिया से लिया गया है, इंडिया से ख्याल क्यों आएगा? बताओ ना। ये संविधान में नहीं थी, तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा किसने कुछ कहा कि इनको जोड़ना पड़ा? किसने कहा इनको जोड़ने के लिए? 1975 में एक कमेटी बनी, उस कमेटी के हेड थे सरदार स्वर्ण सिंह। उन्होंने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी कि हम और हमारी सरकार और हमारा संविधान नागरिकों को अधिकार दे रही है, लेकिन उनकी ड्यूटी उनको नहीं याद है। जैसे राष्ट्रगान हुआ, राष्ट्रगान के समय राष्ट्रगान की इज्जत नहीं करना, ये किसकी ड्यूटी है? और इज्जत करना किसकी ड्यूटी है? नागरिकों की। या सिर्फ वो अधिकार लेने के लिए है? हमारे देश के लिए जब बात आएगी आन बान शान की, उसकी रक्षा करना किसकी ड्यूटी है? हमारी। हम सिर्फ अधिकार लेने के लिए न्यायालय के सामने चले जाते हैं, आपको अपनी ड्यूटी नहीं पता। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 1975 में अपने सजेशंस दिए गवर्नमेंट को कि जैसे गवर्नमेंट ने नागरिकों को राइट दे रखे हैं, ऐसे ही उनको उनकी ड्यूटी भी दी जाए, और जो ड्यूटी नहीं करता उस पर पेनल्टी लगाई है। तो आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू फिक्स द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया into the constitution, which was added into the constitution by 42nd amendment 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, 75 के बाद 76 हुआ, और 76 में हमारे संविधान में कितनी ड्यूटी जोड़ी गई कि हम अपने देश के जो राष्ट्रीय सूचक चिन्ह हैं, शब्द हैं, उनकी प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, हमारे देश के प्रमुख संवैधानिक पदों की मान मर्यादा सम्मान, ये सब रखेंगे। देश की आन बान शान, रक्षा सुरक्षा का की ड्यूटी करेंगे, आपसी भाईचारा बनाकर रखेंगे, हारमोनी पीस को बनाकर रखेंगे। इस तरह की 10 ड्यूटी बनाई। उसके साथ साथ फिर बाद में आगे चलकर और डिमांड आई। डिमांड कब आई? जब 2002 में, आपको याद हो, इस पेंसिल को देखकर आप देखोगे यहाँ पर ऐसे बच्चा बैठा रहता है ना? 2002 में आया सर्व शिक्षा अभियान, और सर्व शिक्षा अभियान जब आया तो राइट टू एजुकेशन आया। तो राइट टू एजुकेशन आया तो बच्चे को राइट टू एजुकेशन कौन दे? भाई बच्चे को पढ़ाई कराना किसकी जिम्मेदारी है? माता पिता की। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, तो पेरेंट्स की ड्यूटी फिक्स नहीं थी अभी तक। तो 2002 में किया गया 86 अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट? 2002 में। और 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 साल के लिए कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की ड्यूटी किसकी है? पेरेंट्स की। और उस ड्यूटी को फुलफिल करने की अगली ड्यूटी है स्कूल्स की, कि उनको निःशुल्क शिक्षा दे 6 से 14 साल तक के बच्चों। तो 2 लोगों की यहाँ ड्यूटी फिक्स कर दी, पेरेंट्स और स्कूल की। समझ आई बात? तो ये सारी कहानी इस प्रकार बनी। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भिलाई। भिलाई कैसा प्लांट है? स्टील प्लांट है। तो इसमें कॉमन क्वेश्चन पूछा है कि भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पर है? चलो, ये सभी को पता है कि कहाँ है, छत्तीसगढ़। तो अब अगला क्वेश्चन आने वाला है कि हु इज सीएम ऑफ छत्तीसगढ़? भूपेंद्र सिंह बघेल। चलिए, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर।
छत्तीसगढ़ किस स्टेट से अलग होकर बना, या ये पहले से ही सेपरेट स्टेट था? तो मैं क्यों पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, अगर ये सेपरेट था तो? बोलो सर। तो बिहार से तो छत्तीसगढ़ बना, तो झारखंड कहाँ से अलग हुआ था? जीटीबी नगर से? कहाँ से अलग हुआ छत्तीसगढ़? तो मैं यहाँ खड़ा क्यों हूँ? कंफ्यूज करने के लिए तो खड़ा हूँ। क्यों पहले से क्यों था? अब देखो, ये एक घर है, इस घर में यहाँ खजाना रखा हुआ है, और ये घर का मालिक यहाँ रहता है, तो अभी पूरा घर इसी का ही है। अभी खजाना कहाँ है? बी सेक्शन में। और रहता वो कहाँ है? अगर इस घर से खजाना अलग कर दूं तो मालिक कंगाल। हमारे दो स्टेटों के साथ ऐसा ही हुआ, और वो दो स्टेट हैं, पहला एमपी और दूसरा बिहार। देखो अब क्या था, ये मालिक के घर में कुछ नहीं है, तो मालिक क्या करता था, यहां से खजाना निकालता, केजीएफ की तरह सोना निकालता और इधर उधर। अभी देखो यूपी गवर्नमेंट भी इसी नक्शे के दम पर चल रही है, बुंदेलखंड पर ध्यान नहीं दे रही है। और बुंदेलखंड की मांग आज से 10 साल पहले से 15 साल पहले चल रही है। अगर बुंदेलखंड पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर हो सकता है बुंदेलखंड भी इस खजाने की तरह सेपरेट हो जाए, और आगे चलकर बुंदेलखंड में भी इस तरीके के प्रोजेक्ट आएंगे, तो वो भी अदर स्टेट्स की तरह ऊपर निकल जाएगा। तो ऐसे ही क्या करा एमपी की सरकार और बिहार की सरकार ने, इस वाले क्षेत्र से सिर्फ एक्सट्रैक्शन करती गई, इनके लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब इन लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह करना शुरू कर दिया अगेंस्ट द गवर्नमेंट। प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट होती गई। एक टाइम ऐसा आया, इधर से दोनों सेपरेट, तो इधर से बिहार और एमपी का दोनों खजाना वाला पार्ट अलग कर दिया गया। तो एमपी से जो खजाना वाला पार्ट निकला वो छत्तीसगढ़, और बिहार से जो खजाने वाला पार्ट निकला वो झारखंड। आज बिहार बैकवर्ड, पिछड़ा हुआ है। क्यों? इसके निकल जाने, खजाना चला गया उसके हाथों से, और झारखंड धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जा रहा है। क्यों? अपने खजाने की वजह से। काला सोना, मोना, काला सोना, ब्लैक डायमंड, जिसे क्या बोलते हैं, कोयला। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे छत्तीसगढ़ में आप देखोगे बॉक्साइट के आपको माइका, कोल, ये सारी चीजें मिल जाएगी। क्यों? ये रीजन आप देखोगे कि नदियों से भरा हुआ है, मैक्सिमम नदियां हैं। अब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तब बताऊंगा वहां पर रिसोर्सेस में। अभी इतनी खिचड़ी क्यों? तो यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट ये छत्तीसगढ़ में है। अच्छा, यहाँ पर एक मोटा सा बाउंसर क्वेश्चन, किस भिलाई स्टील प्लांट को भारत में स्थापित करने के लिए किस देश ने पीछे से धक्का दिया? धक्का मतलब सपोर्ट किया क्या? मैं ऑप्शन लिख देता हूँ फिर बता देना। उत्तराखंड नहीं है, यूनाइटेड किंगडम है। रसिया? बताओ, तीन स्टेट है। छत्तीसगढ़ को स्टेबल करने में किसने योगदान दिया? ऑनलाइन में एक बच्चे ने ठीक आंसर दिया है, यूएसएसआर। ठीक है, तो भिलाई को स्टेबल करने में किसने दिया? अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, ये आपका काम है ढूंढना, ठीक है? अपना ढूंढ कर लिखना कि भिलाई स्टील प्लांट किस किस पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग शामिल हुआ। किस पंचवर्षीय योजना में भिलाई स्टील प्लांट को स्थापित किया गया? अंडर विच 5 ईयर प्लान भिलाई स्टील प्लांट वॉज स्टैब्लिश्ड? ठीक है, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से, ये आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो क्या है? तो देखो, नियॉन एक रोबोट है और एक वर्चुअल ह्यूमनॉइड है, सैमसंग ने लॉन्च किया था, सभी को पता होगा। ठीक है, एआई बेस्ड ह्यूमनॉइड है। तो ये सिंपल रैंडम क्वेश्चन था, तो यहाँ से ये हो गया। सैमसंग किस देश की कंपनी है, भी पता होगा।
साउथ कोरिया की राजधानी पता होगा? साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री कौन है भी पता होगा? चलो ये पता कर लेना, नहीं पता होगा, मैं एडमिट कर सकता हूँ कि हाँ इतनी डीप की बात नहीं पता होगी, लेकिन साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया से जो बाउंड्री लाइन अलग कर रही है उसका नाम है, ये पता होना चाहिए। तो दो देश है ऐसे करके बिल्कुल इसी पैटर्न पे, ये है नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया, इनके बीच से जा रही है 38 डिग्री पैरेलल लाइन, ठीक है। जब इनके बीच से 38 डिग्री, फिर वही क्वेश्चन का है ना, इनके बीच से 38 जा रही है, तो वो कौन से ऐसे दो देश हैं जिनके बीच से 49 डिग्री जा रही है? कनाडा, यूएसए। अच्छा, आपने बताया साउथ कोरिया की राजधानी, तो नॉर्थ कोरिया क्या है? क्यों है? भारत से पाकिस्तान सेपरेट क्यों हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, सैमसंग से अगला। अपाचे हेलीकॉप्टर भी यूएसए के हो गए, ठीक है, कॉमन सी बात है। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, डीसी की फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया देश है एक, जो कौन से कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिका। और कोलंबिया की राजधानी क्या है? तो वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया अपने आप में एक सेपरेट देश है, ये है नॉर्थ अमेरिका का पार्ट और वो है साउथ अमेरिका का पार्ट। कौन? कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी है बगोटा, ठीक है। अब यहां से वॉशिंगटन डीसी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या कि वॉशिंगटन डीसी कौन सी पर्वतमाला के समीप है? वॉशिंगटन डीसी कौन सी पर्वतमाला के समीप? अपने जब पासपोर्ट में वीजा वीजा लगवा लेना अभी ज्योग्राफी क्लास में, चौथी बार राउंड पर वर्ल्ड टूर पे ले जाएंगे आपको। तो ये जो पर्वतमाला है, इस पर्वत का नाम है एपलेशियन पर्वतमाला। एपलेशियन पर्वतमाला, ठीक है। तो ये कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका, यानी अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट की तरफ आपको देखने को मिल जाएगी। तो न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, ये सब शहर इसी पर्वतमाला के आसपास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अभी मियावाकी जो है, अरे सुन तो लो, मियावाकी टेक्नोलॉजी अभी बहुत चर्चा में है करंट में, और ये टेक्नोलॉजी आज से 5 साल पहले भी करंट में चर्चा में थी। तो ये जो टेस्ट बना हुआ है ना, ये 5 साल पहले का बना हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ये एक विदेशी कम देश की एक टेक्नोलॉजी है मियावाकी, और ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्रॉप। तो क्या है ऑप्शन में? नहीं नहीं नहीं, क्रॉप हार्वेस्टिंग नहीं, ये उससे एफोरेस्टेशन से। अफोरेस्टेशन, पेड़ पौधे लगाने। अब ये चर्चा में क्यों है? आज कल 5 जून है ना, एनवायरमेंट डे, तो उसी की वजह से ये चर्चा में है, क्योंकि हमारे देश ने मियावाकी टेक्नोलॉजी को अपनाकर बहुत से प्लांटेशन की है। तो ये वृक्षारोपण से संबंधित है, इसका आंसर ए है। और ये कहाँ की टेक्नोलॉजी है? ये जापान की, मियावाकी जापान की टेक्नोलॉजी है, लिख लेना। अफोरेस्टेशन से रिलेटेड है कौन सी टेक्नोलॉजी? मियावाकी। अगला है क्या? स्लाइनेक्स। तो चलो, तो ये बताओ कौन से के साथ होता है? ये वाली एक्सरसाइज किसके साथ होती है?
बताओ, करप्ट नहीं है, कॉर्पोरेट है, करप्ट तू है। श्रीलंका तो स्लाइनेक्स बता दी, कितनी जगह श्रीलंका से लड़वाओगे हैं? हाँ कॉर्पोरेट पूछ रहा हूँ। तो ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है तुम्हारे सामने? ऑप्शन बी दिख रहा है, इंडिया थाईलैंड। तो थाईलैंड और इंडिया के बीच में होने वाली है कॉर्पोरेट, तो लिख लो इसमें। मिलिट्री एक्सरसाइज है, आपस में एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आप लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो ना, वही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कितने? अभी मैं ताजा ताजा गोबर देख के आऊं नीचे। पचास बार कह चुका हूं कि देखो, अगर तुम लोगों को चीजें नहीं पता तो बोलो मत, कोशिश करो लेकिन मन में, ठीक है? दूसरी चीज, अगर पता है तो चुप मत रहो। लर्निंग का सबसे बेस्ट सिद्धांत है कि अगर नहीं पता तो बी पेशेंट और सुनो। पेशेंट मतलब हॉस्पिटल वाला नहीं, शांति वाला, धैर्य बनाए रखो। वो कह गए ना रघु भाई, रुको, सबर करो, सबर करो या तो। और फिर दूसरा कि अगर पता है तो चुप मत रहो, बोलो बिल्कुल, कोई पूछ भी नहीं रहा तब भी बोलो, बेशक तुम्हें कोई चटक का है, ओवर स्मार्ट का है, वट एवर, भाई मुझे आता है तो मैं बोलूंगा। समझ आ रही बात? लेकिन गलत बोलो मत, पहले सुनो आंसर, या तो पता करके बोलो या तो बोलो मत। पता कर लिया तो फिर बोलो। अब देखो, टाइगर सेंसस, टाइगर सेंसस से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुन लो। टाइगर सेंसस से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो मैं बताता हूँ। तो पहली चीज कि टाइगर की सेंसस क्यों हुई, टाइगर की सेंसस शुरू क्यों हुई? तो टाइगर की जब सेंसस की स्टार्टिंग की बात आती है तो क्या हुआ कि 1973 से पहले, 1973 से पहले हमारे देश की सरकार ने एक जनरल ऑब्जर्वेशन किया ओवर टाइगर्स। देखा कि लगातार बाघों की संख्या घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। तो कहा ही जाता है कि बिफोर 1703, अगर पहले हमारे पास इतने टाइगर थे तो घटकर इतने रह गए थे। जब एक ओवरव्यू लिया गया बिफोर 73, तो ये देखा गया कि इतने टाइगर से घटकर सिर्फ इतने बचे। तो इमीडिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्शन लेना पड़ा कि अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो ये जो बचे कुचे वो भी चले जाएंगे। जैसे कि चीता नाम का प्राणी हमारे देश में पाया जाता था और वो एक्सटिंक्ट हो गया, फिर हमने दक्षिण अफ्रीका से उसको इंपोर्ट करा और एमपी के नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उसको बिठाया है कि तू आराम से यहाँ रेस्ट कर। ठीक है, समझ आ गई बात? तो उसी तरीके से जब देखा कि टाइगर प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है, नहीं तो ये गायब हो जाएंगे, तो 1973 में भारत सरकार प्रोजेक्ट टाइगर लेकर आई। अब बच्चे के दिमाग में कीड़े हो गए कि भैया इतने से इतने कैसे रह गए? तो आपको पता है हमारे देसी राजा महाराजा, बहुत सारी रियासतें हुआ करती थी, नवाबी शौक था। उस टाइम पे व्हाट्सएप फोन वगैरह तो था नहीं, मनोरंजन के साधन थे नहीं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी नहीं, व्हाट्सएप पबजी था नहीं। तो उस टाइम पर मनोरंजन के साधन के तौर पर क्या था? या तो शिकार या तो बच्चे पैदा करना, दो ही मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। वट एवर, आई एम नॉट आस्किंग द परसेंटाइल, तो दो साधन हुआ करते थे। अब देखो, जो राजा महाराजा है वो तो मनोरंजन के दोनों साधन है, क्यों करेगा, एक्वायर करेगा। और जो निम्न तबके का है वो शिकार तो कर नहीं सकता, तो उसकी वजह से कहा जाता है। और फिर दूसरा, तीसरा जो इनका मेन कारण था दूसरा, वो था इनकी इलीगल किलिंग फॉर देयर स्किन। भाई उनकी किलिंग भी तो हो रही है, शेर के खाल, चमड़ी, दांत, उस चीज के लिए। तो इसकी वजह से इनकी नंबर्स इतनी घट गई। तो 1973 में क्या आया? प्रोजेक्ट टाइगर आया। प्रोजेक्ट टाइगर के अकॉर्डिंग इसको एक प्रोटेक्टेड एनिमल डिक्लेयर कर दिया गया। अब इसकी हत्या करना, इसकी इलीगल ट्रेडिंग करना, इसको
पकड़ना मारना एक इलीगल गैर कानूनी अपराध हो गया। समझ आ रही बात? इससे पहले, इससे जस्ट पहले 1972 में WPA को इंट्रोड्यूस किया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और इसकी 5 शेड्यूल बनाई गई, इनको अपेंडिक्स कहा गया। 5 अपेंडिक्स बनाई गई या शेड्यूल कह लीजिए। इन 5 शेड्यूल में जानवरों को लिस्ट बना दी गई, कैटेगरी वाइज लिस्ट बना दी गई। तो जितने भी सेंसिटिव जानवर थे उन सबको शेड्यूल 1 में रखा गया। टाइगर, एलिफेंट, जिराफ, क्रोकोडाइल, सेंसिटिव एनिमल्स को कहां रखा गया? और इसके अकॉर्डिंग कानून ये बनाया गया कि ऊपर वाली लिस्ट में कोई भी जानवर की हत्या, क्राइम उनसे रिलेटेड करोगे तो मैक्सिमम सजा है। क्या है? मैक्सिमम सजा। और सजा की परसेंटेज ऊपर से नीचे आते आते कम हो गई है। इसके वाले को अगर 10 साल है तो इधर 8 साल, इधर 6 साल, इधर 5 साल, इधर 4 साल, ऐसे करके। समझ आ गई बात? अच्छा, बता रहा हूं ना, रुको, सब्र करो। समझ आ गई बात? तो इनको शेड्यूल वाइज कैटेगराइज कर दिया गया, किसमें? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। तो जैसा कि भाई ने पूछा कि हम किसी जानवर को मारे और हमें सजा ना मिले, ऐसी भी कोई शेड्यूल है? तो जो 5 नंबर वाली दिख रही है ना, ये ऐसी शेड्यूल है। इसमें जितने भी जानवर हैं इनको मारने पर नहीं है सजा। कौवा, मेंढक, मुर्गा, बफेलो, पिग। समझ आ रही बात? तो इस तरीके के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जानवर शेड्यूल 5 में, इनको मारने पर कोई सजा नहीं है। तो शेड्यूल 5 में 9 सजा, और सबसे ज्यादा सजा कौन सी शेड्यूल में? तो टाइगर को कहां रखा गया? उसके बाद टाइगर प्रोजेक्ट एक्ट ला दिया गया। समझ आ रही बात? अब 1973 के बाद से ही ये डिसाइड किया गया कि हम धीरे धीरे टाइगर की जनसंख्या पर अध्ययन करेंगे। तो टाइगर की सेंसस शुरुआत कर दी गई। अब टाइगर की सेंसस होती है हर 4 साल में। टाइगर की सेंसस कितने साल में होती है? हर 4 साल में बाघों की जनगणना होती है। अब 2022 आया, अभी सेंसस कौन सी दी है तुम्हें? 18। तो अभी लास्ट सेंसस कब हुई? 2018 में। अब कब होगी? इस साल। तो अब जो अगला डाटा आएगा उसके हिसाब से, यानी 23 में आपको डाटा नया मिल जाएगा। अब सेंसस चल रही होगी। तो 2018 में लास्ट सेंसस हुई। अकॉर्डिंग टू द सेंसस हमारे पास बाघों की संख्या कितनी थी? तो देखो, 2018 में हमारे पास बाघों की जनसंख्या थी इतनी, कितनी? और 2018 से पहले हमारे पास बाघों की जनसंख्या थी इतनी, 1 2 3, 3 दूनी 6। समझ आ गई? 2018 की सेंसस से पहले हमारे पास कितने टाइगर्स थे, और 2018 की सेंसस के बाद हमारे पास कितने टाइगर्स थे? 2967, 2967। तो हम देख रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट टाइगर और अदर वेरियस एफर्ट्स के द्वारा बाघों की संख्या में तेजी देखने को मिली। अब 2022 में हमें भी और रिजल्ट मिल जाएगा कि ये संख्या घटी या बढ़ी। तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2018, 526 बाघों के साथ एमपी वाज टॉप्ड स्टेट। कितने? 526 बाघों के साथ एमपी टॉप पर था, और 524 स्टेट के साथ कर्नाटका सेकंड स्टेट नंबर पे था। समझ आ रही बात? और 450 के आसपास बाघों के साथ 456 है, शायद 452 है। उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है। तो आपको रैंकिंग याद रखनी है, किसने टॉप करा, उसके बाद बस एमपी के बाघों की संख्या याद रखना, और एमपी के याद रहेंगे तो कर्नाटक के ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अब इस है, अभी बता रहा हूं, उस पर भी आऊंगा। तो बाघों की जनगणना हो गई। सबसे ज्यादा बाघ कहां पर? एमपी में। अब ये कौन सी सेंसस है? 18 से पहले पूछ ले कि टॉप 1 पे कौन था, तो बेचारा कर्नाटक जो था वो पहले टॉप 1 में हुआ करता, अब वो 2 पे आ गया। ठीक है, क्या करना है चेक कर लेना, मुझे नहीं पता।
नहीं मुझे नहीं पता, आता नहीं है पहली बात तो।